हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे? उम्मीद मैं करता हूँ सारे बढ़िया हो, मस्त हो, मौज में हो। मेरा नाम है प्रदीप कौलसिया और आप देख रहे हैं आर.एन.एम अकेडमी। काफी टाइम बाद मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये अपनी राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर अपन वन और वनस्पति की बात करेंगे। वन की बात करेंगे, फिर वनस्पति की भी इसी में बात होगी। इसी के साथ साथ अपन जो एक आगे वाले जो लेक्चर्स आएंगे, इसके 3 पार्ट्स में वो होगा बेसिकली। उसके अंदर अपन वन्य अभयारण्य के बारे में बात करेंगे, है ना? वन अभयारण्य के बारे में बात करेंगे। तो ये अपन जो है टॉपिक इसमें कवर होने वाले हैं ये लेक्चर्स के अंदर। ध्यान से बातों को आपको सुनना है और समझना है, मजा आपको आएगा, ये पक्की बात है। कंटेंट आपका सारा इसमें कवर रहेगा। लैब असिस्टेंट 2026 के लिए सारी आपकी क्लासेस है। चलिए, तो अपन वन और वनस्पति की बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो राजस्थान के अंदर जो वन संपदा है और वनस्पति है, उसको समझने से पहले कुछ अपन को बेसिक बातें समझनी पड़ेंगी। एक होता है आपका वनावरण और एक होता है वृक्षावरण। दोनों में क्या फर्क है? अंग्रेजी में अगर मैं आपको इसको बोलूं तो एक होता है आपका फॉरेस्ट कवर, एक होता है आपका ट्री कवर। ठीक है भाई, फॉरेस्ट कवर का मतलब है कि कितनी दूर में आपके वन है। वन का मतलब होता है कि वन के अंदर बहुत सारे आपके, एक तो जंगल, ठीक है, एक आपका खेत। आपके खेत में भी पेड़ है ना? लेकिन जंगल अलग चीज है। जंगल के अंदर काफी सारे पेड़ हैं और आपके खेत के अंदर जो है मेरे भाई, उसमें कम पेड़ है। समझ में आ रही है बात? है ना? पेड़ तो आपके खेत में भी है ना? लेकिन जंगल में कितने घने पेड़ है, मतलब बहुत ही सघन है, काफी सारे पेड़ वहां पर होते हैं। उस दूरी के अंदर काफी सारे पेड़ आपके होते हैं। तो आपको पूछे फॉरेस्ट और आपके ट्रीज में, आपके जो ट्री कवर में क्या फर्क है, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में क्या फर्क है? कि वो एरिया जहां पर आपके वृक्ष बहुत पास पास होंगे, बहुत सघन होंगे, है ना, बहुत डेंस होंगे, वो आपका वनावरण होता है। और जहां पर आपके ट्रीज जो वो फैले हुए हैं, वृक्ष जो वो फैले हुए हैं, सीधे सीधे मतलब, है ना, बिल्कुल, है ना, वो क्या हो जाएंगे, आपके वृक्षावरण हो जाएगा। समझते हैं चीजों का ही। कलर चेंज कर लेते हैं इसकी, सेकंड। येलो थोड़ा सा बड़ा, बढ़िया। चलिए, वनावरण के बारे में बात करें, फॉरेस्ट कवर के बारे में बात करें, तो मैंने कहा वह संपूर्ण भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो। कि वृक्षावरण को अपन उसको कहेंगे, वनावरण अपन उसको कहेंगे जहां पर आपकी जमीन कितनी हो, जमीन आपकी, जमीन का जो क्षेत्रफल है वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए। जमीन 1 हेक्टेयर से ज्यादा है और उस 1 हेक्टेयर की जो जमीन है उसके अंदर जो आपके प्लांट्स हैं, जो आपके ट्रीज जो है, जो वृक्ष जो है, उनका कितना घनत्व है? 10% से अधिक घनत्व आपके ट्रीज का है। तो क्या कहेंगे उसको अपन? वनावरण कहेंगे। सिंपल भाषा में बताऊं तो ये क्या होता है आपका? ज्यादा सघन होता है। क्या होता है? ज्यादा सघन। अंग्रेजी में कहूं तो ज्यादा डेंस होता है ना? ये क्या होता है आपका? ज्यादा सघन होता है। वही मैं बात करूं आपके वृक्षावरण की बात कर ले, ट्री कवर की बात करूं, तो ध्यान से सुनना। मैंने कहा यहाँ पर जो वन क्षेत्र व वनावरण के अतिरिक्त 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से कम वाले जो वृक्ष क्षेत्र होंगे, भाई 1 हेक्टेयर से कम आपका एरिया है और उसके अंदर जो ट्रीज लगे हुए हैं वो इतने सघन नहीं है, ज्यादा ट्रीज मतलब नहीं है, ठीक है, वो आपका वृक्षावरण हो गया। तीनों के, दोनों के अंदर आपको डिफरेंस पता लग गया। अच्छा, अब राजस्थान की वन संपदा और वनस्पति के बारे में बात करें तो कुछ बातें हैं। जैसे राष्ट्रीय वन नीति जो है वो ये कहती है, राष्ट्रीय वन नीति, है ना, वो ये कहती है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये कहती है कि 33% क्या होने चाहिए? फॉरेस्ट होना चाहिए। अपना जो लैंड एरिया है उसमें 33% में क्या होना चाहिए? आपका फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। लेकिन क्या इतना है? नहीं है इतना, है ना? ये होना चाहिए कि भाई आपके पास होने के लिए 33% आने चाहिए। आएंगे क्या? नहीं आएंगे, है ना? आ जाएंगे भाई। आइए, तो राष्ट्रीय वन नीति के बारे में बात करें तो 1988 यह अधिदेश देता है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 33% वन या फिर वृक्षावरण जो है वो वहां पर होना चाहिए। 33%। भारतीय वन सर्वेक्षण वनावरण का वर्ष 1987 की बात करें, चाहे अपन बात करें 2001 की, ये आकलन करता है अलग अलग जो अलग अलग सालों के अंदर ये जो अलग अलग आपके सर्वेक्षण हुए हैं, वो वनावरण और वृक्षावरण इनकी क्या करता है? आपका समीक्षा करता है, आकलन करता है। इस उद्देश्य हेतु पृथक वृक्ष कौन से होंगे? जो आपके मतलब सेपरेट है, बिल्कुल जैसे आपके खेत में कोई वृक्ष लगा हुआ है, सेपरेट, है ना? पृथक वृक्षों तथा वृक्षों के छोटे छोटे खंडों के आकलन के लिए शामिल किया जाता है।
ये जो है इसका उद्देश्य क्या है, ये जो आपके अलग अलग सर्वेक्षण करने का इसका उद्देश्य क्या है कि भैया अलग जैसे कोई जंगल में कोई पेड़ नहीं है ना, कहीं आपके एक एरिया है जहां पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, उसको भी अपन क्या है उसके भी जो पेड़ है वो शामिल कर लें, गिन लें। इसका उद्देश्य वही है। तो उद्देश्य क्या है, पृथक वृक्षों तथा पृथक वृक्ष में जो सेपरेट आपके पेड़ खड़े हैं उनका, तथा वृक्षों के छोटे छोटे खंड, मतलब आपके कोई एक छोटा एरिया है जहां पर अपन ने बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं, उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। इन खंडों का आकलन के लिए शामिल किया जाता है जो कि क्षेत्र में 1 हेक्टेयर से कम 1 हेक्टेयर से कम हो तथा अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर पाए जाते हो। 1 हेक्टेयर से कम होगा तो वो आपका वृक्षावरण में आ जाएगा, है ना, वो आपका फिर वनावरण में नहीं आएगा। 1 हेक्टेयर से कम है, ऐसी 1 हेक्टेयर से कम जमीन है उसके अंदर भी पेड़ लगे हुए हैं, ऐसी जगह को क्या करेंगे अपन, उसका अपन आकलन करेंगे। तो उसके लिए अलग अलग ऐसे वर्षों के अंदर आकलन जो है वो किए गए हैं भारतीय वन सर्वेक्षण के। भारत विश्व में कुछ देशों में से एक है जिसके पास वनों तथा बाह्य वन वृक्षों के नियतकालीन वनावरण आकलन एवं इन्वेंटरी का ठोस व वैज्ञानिक पद्धति उपलब्ध है। अब पूरे विश्व के अंदर भारत, देखो मतलब कई सारे देश हैं पूरे विश्व में, उनमें से भारत एक ऐसा देश है जो क्या करता है, अपने वनावरण और वृक्षावरण की गिनती करता है, आकलन करता है, उनका एनालाइज करता है, उनका काउंटिंग करता है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो पूरे विश्व में सारे देश ऐसा नहीं करते, कुछ एक देश करते हैं, उनमें से भारत भी एक देश ऐसा है जो क्या करता है, आपके बाह्य जो आपके वन के जो मतलब वन फॉरेस्ट से बाहर कितने वृक्ष हैं, भाई फॉरेस्ट वाले तो पता है, फॉरेस्ट से बाहर कितने वृक्ष आपके खेत में कितने हैं ना, उससे बाहर कितने, जैसे फॉरेस्ट एरिया नहीं है, जंगल वाला एरिया नहीं है, लेकिन पेड़ तो जंगल के बाहर भी होते हैं, तो वो कितने हैं उसको भारत जो है वो क्या करता है, आपका आकलन उसका करता है। चलिए बातों को थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। अब अपन समझेंगे किसके बारे में, राजस्थान की वन संपदा और संपत्ति, वही चल अपना चल रहा है, वनस्पति चल रहा है। भारत में सबसे पहले वन संपत्ति जो है, वन नीति जो है घोषित कब हुई, एक सेकंड, ओ भाई एक सेकंड, मेरे से कुछ टच हो गया यार। ठीक है, थोड़ा सा इधर ले आता हूँ मैं। अब यहाँ पर कुछ वन नीति है उनके बारे में कुछ बातें लिख रखी है, ये अपनी क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, ये एक जो टॉपिक अपना ये रिकॉर्डेड रहेगा, इससे आगे जो अपन पढ़ेंगे वो सारे आपके लाइव आ जाएंगे, है ना। चलिए एक सेकेंड, ओके इसको मिटाना पड़ेगा क्या, क्लीन कर लेते हैं। चलो। भारत में जो सबसे पहले जो आपकी वन नीति जो घोषित हुई वो आपकी 1855 में, है ना, कब हुई, 1855 में सबसे पहले क्या होती है, वन नीति जो है वो आपकी घोषित होती है। वन नीति क्या है, वही आपकी पॉलिसी बनाई गई, किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए पॉलिसी बनाई गई इंडिया के अंदर, वो 1855 के अंदर बनाई गई। संपूर्ण भारत की जो पहली वन नीति आई वो 1894 में। फिर बात करें स्वतंत्रता के बाद पहली जो नीति आई भाई, अपने जो इंडिया है वो स्वतंत्र कब हुआ, वो तो 1947 में हुआ ना, 1947 में हुआ। इससे पहले जो आपकी नीति आई वो 1855 1894 में आई। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ 1947 के अंदर, आजादी के बाद में 1952 के अंदर वन नीति बनती है। तो आपको पूछे स्वतंत्रता के बाद पहली वन नीति कब बनी, तो वो 1952 में बनती है। लेकिन अगर आपको पूछे भारत की पहली वन नीति तो 1855 ज्यादा है ना, स्वतंत्र पूछे तो आपको 1952। नवीनतम जो राष्ट्रीय वन नीति आई है वो आपकी 1988 में, है ना, नवीनतम जो आपकी वन नीति जो बनी हुई है राष्ट्रीय वन नीति वो आपकी 1988 में बनी। राजस्थान की प्रथम वन नीति कब आई, राजस्थान स्टेट की बोल रहा है ना, इधर भारत की बात चली, स्टेट की जब सबसे पहले वन नीति बनी है वो 18 फरवरी 2010 में बनी। ठीक है, राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी जो आई है वो आई है आपकी 4 फरवरी 2010 को बनती है। तो आपकी राजस्थान की प्रथम वन नीति बनी 18, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ समझने जैसा कुछ नहीं है, याद रखनी रखनी है ना। तो राजस्थान की जो प्रथम वन नीति बनती है, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी जो बनती है वो 18 फरवरी 2010 में बनती है। और राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी बनती है वो 4 फरवरी 2010 को बनती है, ध्यान में रखना। यहां पर बात करें राजस्थान की जो नवीनतम वन पॉलिसी है वो 2023 में आई। पहली वन पॉलिसी आपकी कब आई, 2000 वन नीति आई वो आपकी 2010 में आई 18 फरवरी। और जो नवीनतम आई जो सबसे नई है लेटेस्ट वो 2023 में है। ठीक है, लेटेस्ट वाली 2023 की है, ध्यान में रखना। और इंडिया की पूछे तो लेटेस्ट आपको 1988 याद रखना है। बढ़िया। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था जो है वो कहां पर है, वो देहरादून में है, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था कहां पर है, देहरादून में। इसकी स्थापना भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 1981 में की गई।
है ना। तो यहाँ पर जो है ये इसकी स्थापना जो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था जो है जो देहरादून के अंदर है, इसकी स्थापना जो है वो कब की गई, वो आपकी 1981 में की गई। इसके तहत इसकी जो स्थापना वो हुई है, वो स्थापना हुई है भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये अधिनियम है ना, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसके तहत 1981 के अंदर देहरादून के अंदर ये जो है रिसर्च सेंटर ओपन किया गया, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था ओपन की गई। ठीक है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय 4 हैं। एक नागपुर में है, एक शिमला में है, कोलकाता में, एक बेंगलुरु में है। तो इसके 4 क्या है आपके क्षेत्रीय कार्यालय है, याद रखना है तुम्हें कहाँ कहाँ है, नागपुर, शिमला, कोलकाता, उसके अलावा आपका हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बातों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं। अब कुछ यहाँ पर आपके सामने वन और पर्यावरण दिवस से रिलेटेड कुछ आपके डेज है, जो तुम्हें कुछ तो याद भी होंगे, कुछ नहीं याद है, वो यहां से आप देख लोगे, बिल्कुल आपको साफ साफ चीजें लिखी हुई है। जैसे जीव जंतु पखवाड़ा, ये कब आता है जीव जंतु पखवाड़ा, ये 14 जनवरी अभी से स्टार्ट होगा, 14 जनवरी से 31 जनवरी तक चलता है जीव जंतु पखवाड़ा। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं भाई, आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं अगर पूछा जाए तो। विश्व गोरिया दिवस ये आपका 20 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च। विश्व वानिकी दिवस ये 21 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को आता है, सबको पता होना चाहिए भाई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 मई को आता है। विश्व जैव विविधता दिवस ये 22 मई को आता है ना। तो ये आपकी जो है डायरेक्ट डेज है जो तुम्हें याद होने चाहिए, स्कूल टाइम पे भी कुछ तो ये अपन याद करते थे, पृथ्वी दिवस है आपका, है ना, ये अपन याद करते थे। पर्यावरण दिवस हो गया। माउंट एवरेस्ट डे कब आता है भाई, ये 29 मई को आता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो सबको याद होता है 5 जून को आता है। वन महोत्सव एवं वन सप्ताह कब आता है, तो ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलता है। फिर पूछता है आपको कि विश्व बाघ दिवस कब है, तो ये 29 जुलाई को आता है। इसकी शुरुआत 2010 से शुरुआत करी गई है, पहले नहीं होता था आपका विश्व बाघ दिवस, ये आपका नया नया स्टार्ट हुआ 2010 से स्टार्ट हो। तो पूछ सकता है कि विश्व बाघ दिवस कब से मनाना स्टार्ट किया है, तो 2010 से। कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व रेंजर्स डे 31 जुलाई। हेजड़ली दिवस 12 सितंबर को। विश्व एक हेजड़ली दिवस पूछ सकता है ना। विश्व ओजोन दिवस सबको पता होना चाहिए 16 सितंबर। ठीक है, ये आपको साइंस में पूछ सकता है ना, बायोलॉजी वाले पेपर में आ सकता है विश्व ओजोन दिवस कब आता है, तो ध्यान में रखना। विश्व राइनो दिवस ये 22 सितंबर को आता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। विश्व प्राणी सप्ताह कब आता है, 1 से आपका 7 अक्टूबर। फिर विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस आपका 4 अक्टूबर। फिर आपका विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर। फिर मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर। फिर पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। इतने आपको ध्यान में रख लेने हैं, इनमें से कुछ मेन मेन है जो तुम्हें पहले से पता है और कुछ आपको बाद में। सर्वाधिक जो जैव विविधता अपन को देखने के लिए मिलती है वो आपको दक्षिण अरावली में देखने के लिए मिलती है। अरावली अभी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक बना है ना, तो अरावली के अंदर काफी सारे आपको जैव विविधता देखने को मिलेगी, कई सारे जानवर है, कई सारे आपके प्लांट आपको देखने के लिए मिलते हैं। प्लांट मतलब ट्रीज, अलग अलग टाइप की आपको आपकी वनस्पति भी देखने को मिलेगी, है ना। और उसके अलावा कई सारे आपको जानवर भी देखने के लिए मिलते हैं अरावली के अंदर। और न्यूनतम जैव विविधता अपन को पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में आपकी ये मरुस्थल वाला एरिया आ जाता है ना, तो वहां पर आपको कम देखने के लिए मिलता है। राजस्थान के अंदर अपन को जैव विविधता ज्यादा कहाँ देखने मिलेगी, जैव विविधता अपन को दक्षिण अरावली में ज्यादा मिलती है ना। अरावली है तो यहाँ पर अपन को जैव विविधता ज्यादा मिलेगी, मतलब अलग अलग टाइप के प्लांट्स मिलेंगे अपन को, ट्रीज अलग अलग टाइप के मिलेंगे, अलग अलग टाइप के जानवर मिलेंगे अपन को, तो वहां पर विविधता ज्यादा है। विविधता का मतलब ये होता है भाई कि अलग अलग प्रकार की चीजें मिलना। जैसे आपके भारत जो है ये, इसमें क्या है आपको विविधता पाई जाती है ना, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग बोलियों के लोग रहते हैं, तो विविधता है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। सेम वैसे ही जैव विविधता मतलब अलग अलग जीवों की विविधता जो पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जीव यहाँ पर मौजूद है। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पर है, दक्षिण अरावली में, और न्यूनतम अपन को पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए राजस्थान वन संबंधित कुछ तथ्य हैं, आइए देख लेते हैं। तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है आप पता लगा लो भाई, खेजड़ी होता है ना। खेजड़ी जो है वो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, और अपनी लोकल भाषा में क्या बोलते हैं वो खेजड़ी के अलावा क्या बोलते हैं, लिख देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जो भी आपके यहाँ बोलते हो। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, वो रोहिड़ा है ना। वो क्या है आपका रोहिड़ा, जिसके आपके थोड़े ऑरेंज ऑरेंज से फूल आते हैं ना, रोहिड़ा। ठीक है,
तो आपका राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा और राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, ध्यान होने चाहिए। रुख भाइला, ये क्या है? वृक्ष मित्र को क्या कहते हैं अपन? रुख भाइला कहते हैं, वृक्ष मित्र। रुख भाइला का मतलब क्या होता है? वृक्ष मित्र। उसके अलावा बोले पेड़ वाले बाबा, तो आपका कागपुरी। उसके अलावा बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाने वाला जो मुहिम है, ये राजसमंद में चलती है, ध्यान में रखना भाई, हाँ? कि बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाते हैं, है ना, ये मुहिम राजसमंद में। वृक्षों की रक्षाक 1604 में रामसड़ी गांव के में बलिदान देने वाले शहीद कर्मा और गोरा थे, है ना, तो ये ध्यान में रखना। 1604 में ये वृक्षों की रक्षा हेतु इन्होंने क्या दी थी? अपनी बलिदान दिया था। तो वो शहीद कौन है? कर्मा और गोरा, दोनों के नाम याद होने चाहिए। इसके अलावा अमृता देवी बिश्नोई का नाम तो सबको याद हो गई, है ना। तो खेजड़ी की रक्षार्थ 363 व्यक्तियों का बलिदान खेजड़ली गांव में, है ना, खेजड़ी जो जगह है वहां पर अमृता देवी बिश्नोई जी के नेतृत्व में ये जो है बलिदान दिया गया था 363 व्यक्तियों के बारे में। और ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अमृता देवी बिश्नोई जी के बारे में अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं, कैसे क्या हुआ था, पूरी स्टोरी अपन ने पढ़ी थी, है ना। तो ये कुछ फैक्ट्स है तो तुम्हें ध्यान में रखने, खेजड़ी रोहिड़ा, ये बिल्कुल बेसिक है लेकिन पता होने चाहिए, ये यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पर आपको चीजें जो दिखाई देंगी वो आप ध्यान से देखिएगा। राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार कुछ आंकड़े दे रखे हैं। अब ये राजस्थान वन नीति है ना, ये भारत वाली वन नीति नहीं है, ये राजस्थान की वन नीति है, जो कि लेटेस्ट 2023 में आई है ना, नवीनतम अपने पास 2023 में है। स्टार्ट कब हुई, मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, कमेंट सेक्शन में लिख देना, स्टार्ट कब हुई थी? याद जल्दी जल्दी अभी कमेंट कर दे कमेंट फटाफट। 2010 में स्टार्ट हुई थी। तारीख कौन सी थी? 18 फरवरी, है ना, याद रहेगा, बढ़िया। अच्छा, वन नीति 2023 में आई, इसके आंकड़े देख लीजिए। वन नीति अवलोकन, नवीनतम जो वन नीति की घोषणा हुई वो 5 जून 2023 में आपकी नई वन नीति आई। 2023 में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लक्ष्य आगामी, लक्ष्य क्या है इस वन नीति का? कि आगामी 20 वर्षों में, आगामी 20 वर्ष मतलब अगले जो आने वाले जो 20 वर्ष है उनमें वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक बढ़ाना है। भाई अपनी जो भारत की वन नीति वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि आपके पास में जितना लैंड एरिया है उसका 33% आपके पास में वन होना चाहिए। लेकिन अपने पास में है कितना? वो है अपने पास में लगभग 9% के आसपास होना चाहिए। मैं भी आपको दिखाऊंगा, है ना। तो लगभग 9% अपने पास में है ना। 9% अपने पास में वन क्षेत्र है। अभी अपन ने जो लेटेस्ट वन नीति आई है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग अपने लक्ष्य ये लगाया है कि अगले जो आगे 20 साल आएंगे उन 20 सालों के अंदर अपन इस 9% को 20% तक लेके जाएंगे, कि जो अपने पास में लैंड एरिया है उसके 20% में जंगल हो जाए। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो लक्ष्य यह है कि आगामी 20 वर्षों में वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक करना है। समझ में आई बात कहानी? अच्छा, प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र है आपका 3,42,239 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है? तो मैंने कहा आपका 32,869.69 वर्ग किलोमीटर है। तो 3,42,239 का में से कितना है आपका? 32,869। कितना हो गया? लगभग आपका 9.60% हो गया ना। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 9.60। ये अपने पास में करंट सिचुएशन है। और इसका अपन अगले 20 सालों में कितना करना चाहते हैं? 9.60 को अपन 20% करना चाहते हैं। ये अपन अभी जो नई वन नीति आई है 2023 के अंदर, 5 जून 2023 को, इसके अकॉर्डिंग अपन ने लक्ष्य लिया है। अच्छा, अब आपको पूछे कि भैया सबसे कम जो है आपके वन है वो कहां पर है, वो सबसे ज्यादा वन कहां पर है, वो पूछ ले तो क्या बताओगी कौन से जिले में है? अगर आपको सबसे ज्यादा पूछे तो सर्वाधिक जो अभिलिखित जो वन क्षेत्र है ना, सर्वाधिक जो अभिलिखित जो वन वाला जो जिला आपको पूछे कि सबसे ज्यादा वन कहां पर है, जंगल कहां पर है, तो वो है आपका उदयपुर में। कहां पर है भाई? उदयपुर में। कितना है? तो मैंने कहा 4161.92 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका 12.66% बनता है। न्यूनतम पूछे आपको, न्यूनतम अभिलिखित वन क्षेत्र वाला जिला पूछे तो वो आपका चूरू है ना। वो क्या है आपका? चूरू है। सिर्फ 73.73 किलोमीटर स्क्वायर ही है ना। 0.22% बनता है। ठीक बात है। अच्छा, तो आपका सबसे कम कहां पूछे? सबसे कम पूछे आपको तो वो चूरू, सबसे ज्यादा पूछे तो उदयपुर। याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए वैधानिक दृष्टि से वन की देखें अपन, तो आंकड़े देखिए ध्यान से। यहां पर देखिए, एक होते हैं आपके आरक्षित वन, एक होते हैं आपके संरक्षित वन, और एक होते हैं आपके अवर्गीकृत वन। समझते हैं तीनों के बारे में। आरक्षित वन ये होते हैं जिनके अंदर भैया वो बिल्कुल रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, उनके अंदर आप ना तो पशु चरा सकते हो, ना आप कोई लकड़ी काट सकते हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं वो सारे, है ना, और वहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब वो बिल्कुल रिजर्व्ड है।
है ना, वो आपके क्या हो जाएंगे, आरक्षित वन। संरक्षित वन कौन से होते हैं? संरक्षित वन वो कैटेगरी होते हैं जहां पर आप वहां के लोकल लोग हैं वो परमिशन ले लेते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और उनको अगर परमिशन मिल जाती है तो वहां अपने पशु वगैरह चरा सकते हैं, लकड़ी वकड़ी भी काटने की परमिशन मिल जाती है, वो आपके संरक्षित वन हो गए। अवर्गीकृत वन वो होते हैं जिनका कोई वर्गीकरण नहीं हुआ अभी तक कि भाई वो कौन सी कैटेगरी में डालें, कोई वर्गीकरण नहीं है ना, तो वहां पर कुछ भी करो, ठीक है, कुछ भी करो इन द सेंस मतलब वहां पर आप पशु भी चला सकते हो, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पशु भी चला सकते हो, लकड़ी वकड़ी भी काट सकते हो। अच्छा, तो यहां पर आइए, तो मैंने कहा आरक्षित वन का मतलब है क्षेत्रफल कितना है आरक्षित वन का राजस्थान में, तो मैंने कहा 12,176 किलोमीटर जो है, वर्ग किलोमीटर जो है आपका आरक्षित वन है। राजस्थान के अंदर आरक्षित वन कितना है टोटल, जहां पर कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, वहां पर स्ट्रिक्टली मना है सब कुछ, तो वो क्या है आपका 12,176 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत की बात करें तो 37.07% है ये, और सर्वाधिक की बात करें तो कहां पर मिलेगा आरक्षित वन अपन को, उदयपुर में। सबसे ज्यादा आरक्षित वन कहां पर है, उदयपुर में, ठीक है। संरक्षित वन की बात करूं मैं, जहां पर आप परमिशन लेके पशु वगैरह चरा सकते हो, संरक्षित वन वाली कैटेगरी आ जाती है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर संरक्षित वन ही है ना, तो ये है आपका 18, ये है आपका 1 लाख नहीं 18,588 किलोमीटर है ना, 18,588 किलोमीटर है ये 12,000 था, ये 18,000 है, ध्यान में रखना, ज्यादा ये है मतलब, है ना, संरक्षित वन जो है वो राजस्थान में ज्यादा है, 1 लाख बोलते हैं 18,000 है भाई, ठीक है। प्रतिशत की बात करें तो 56.55% है, और सर्वाधिक आपका करौली वाले एरिया में आपका संरक्षित वन ज्यादा है। अवर्गीकृत तो आपके वन की बात करें तो ये सबसे कम है यही, है ना, और ये क्षेत्रफल की बात करें 2,105 किलोमीटर के आस वर्ग किलोमीटर के आसपास है, और प्रतिशत 6.40। अब जिला पूछे तो बीकानेर, है ना, सर्वाधिक आपको कहां पर है, बीकानेर में, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा आपका वन पाया जाता है, संरक्षित वन, ठीक है, और आरक्षित वन दूसरे नंबर पे, तीसरे पर अवर्गीकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातों को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, राजस्थान की वन संपदा के नवीनतम जो आंकड़े हैं उनके अनुसार कुछ बातें हैं, आइए देख लेते हैं। भारतीय वन नीति 1952 के अनुसार लक्ष्य क्या था कि राजस्थान की भौगोलिक भूमि का 33% भाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए थे, कि भाई भारतीय जो वन नीति है उसके अनुसार तो यही है कि भाई हर जगह पे जितनी भी आपके पास भौगोलिक क्षेत्र है उसके अंदर 33% का होना चाहिए, आपके पास में वन होना चाहिए। राजस्थान के अंदर भी यही होना होना तो यही चाहिए था, है ना, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो वन की स्थिति थी वो ये थी, उस समय पर लगभग 13% भूमि पर क्या था, वन था। जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तब हमारी जमीन पे कितना था भाई, 13% अपने पास में जंगल थे, और आज कितने हैं, 9.60 के आसपास ना पास में परसेंट के आसपास अपने पास में वन है। मतलब आजादी के बाद में अपन ने जंगल काटे हैं, बढ़ाए नहीं है, कम कर दिए अपन ने, 33% करने थे अपन को, अपन ने 13 से अपन 9 पे ले आए इसको, ठीक है। वर्तमान स्थिति यह है कि वर्तमान में राज्य की 9.61 भूमि का पर वन है, तो 13 से स्वतंत्रता के समय पर 13% था, अब आपका 9.6061 के आसपास आपका परसेंट हो गया, तो अपन ने घटा दिए हैं फिलहाल तो। लेकिन अभी अपन ने क्या लिया है, अभी अपन ने संकल्प लिया है कि अगले 20 सालों के अंदर अपन 20% कर देंगे। भारत के कुल वनों का प्रतिशत, राजस्थान में भारत के कुल वनों का 3.10% हिस्सा है। पूरे भारत के अंदर जितने भी वन है ना, उनका राजस्थान में कितना हिस्सा है, मतलब राजस्थान में कितना हिस्सा उन वनों के अंदर, तो वो 3.10% ही राजस्थान का हिस्सा है ना। राजस्थान का स्थान अभिलेखित वन क्षेत्र रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट है उसके अनुसार दृष्टि से राजस्थान का देश में 15वां स्थान है। तो राजस्थान कौन से स्थान पे है वनों के मामले में, 15वें स्थान में, 15वीं रैंक है वन के मामले में अपनी भाई। सर्वाधिक पाए जाने वाला जो वृक्ष है राजस्थान में वो कौन सा है, पाए जाने वाला सर्वाधिक वन वृक्ष जो है वो अपने पास में धोकड़ा, याद रखना। तो राजस्थान के अंदर जो वनों के अंदर सबसे ज्यादा जो ट्री पाया जाता है, जो पेड़ पाया जाता है वो आपका धोकड़ा, याद रखना भाई, है ना, धोकड़ा 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 सर्वाधिक ये पाया जाता है वनों के अंदर, राजस्थान के वनों। बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है ना। अभी तक अपन राजस्थान की वन वन के बारे में बात कर रहे थे, जो वन की रिपोर्ट आपकी थी, वन नीति जो थी आपकी 2023 वाली, उसके बारे में बात कर रहे थे। अब बात करें अपन भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, ये 2023-24 की आई है ना, ये नवीनतम अपने पास में आंकड़े, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है ना। रिपोर्ट विवरण ये कहता है कि यह 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट है ना, कौन सी रिपोर्ट है ये, 18वें नंबर की, इससे पहले मतलब 17 और अभी आई है, 2023-24 की आंकड़े है अपने पास में आपकी भारतीय वन स्थिति के, इससे पहले 17 और आई है, तो ये 18वें नंबर की है।
जो 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण व जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की गई। तो अभी आपको ये तो पता लग ही गया भाई, अभी थोड़े दिन पहले अरावली का सीन हुआ था ना सारा, कि अरावली के बारे में इतनी सारी बातें हुई, न्यूज ही नहीं देखते भैया, है ना। अरावली के बारे में बहुत सारी बातें चल रही थी, तो उस टाइम पे आपको पता लगा होगा कि ऐसे हमारे देश में मंत्री भी हैं जिनका नाम है भूपेंद्र यादव जी, है ना, और ये पर्यावरण और जलवायु मंत्री हैं। ठीक है, ये पर्यावरण मंत्री जो है, इन्होंने क्या निकाली, ये रिपोर्ट जो है वो जारी करी, कब करी, ये 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई। क्या रिपोर्ट है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, 18वें नंबर की, इससे पहले 17 और आ चुकी है ना। चलिए, 21 दिसंबर 2024 को आती है ये रिपोर्ट। कुछ आपके आंकड़े अपन देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन वनावरण और वृक्षावरण के बारे में बात करेंगे। वनावरण के बारे में बात करें तो कुल क्षेत्रफल आपका 16,548 वर्ग किलोमीटर आपका कुल क्षेत्रफल है, किसका, वनावरण का। वनावरण क्या होता है, अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं। वृक्षावरण क्या होता है, ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब आपको देख लेना कुल क्षेत्रफल कितना है, 16,548 किलोमीटर। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 4.84% है। राजस्थान का जितना भी आपका लैंड एरिया, उसका आपका 4.8% एरिया में वनावरण है, बस। ठीक है, तुलना की बात करें तो 2021 से अगर अपन तुलना करें ना, तो 2021 से तुलना करें तो अपन 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। लो बता लो, कर लो बात। 2021 में जितना था ना, उससे 83 किलोमीटर कम हो गया भाई। 83.80 वर्ग किलोमीटर कमी आई है, बढ़ाया नहीं है अपन ने। तो 2023-24 तक आते आते वो कम हो गया। ये वनावरण जो है, इसकी 2021 से अगर तुलना करें तो 2021 में जितना भी था, उससे 83.80 किलो वर्ग किलोमीटर अपन ने कटाई कर दी, कम कर दिया अपन ने। चलिए, बढ़ाना था अपन को, कम कर दिया ना वनावरण। वृक्षावरण की बात करें क्या होता है वो समझ चुके अपन। तो कुल क्षेत्रफल कितना है, ये आपका 10,841.12 वर्ग किलोमीटर है ना, किलोमीटर स्क्वायर है, इतना कुल क्षेत्रफल है। प्रतिशत की बात करें तो राज्य का जितना भी क्षेत्रफल है वो 3.16% के आसपास है। तो ये आपका 3.16 और 4.184, इसको अपन मिलाएंगे तो लगभग 8% बनेगा ये वन वाला एरिया ना, आपका 8% के आसपास बन जाएगा। तुलना करें अपन इसकी वृक्षावरण की, तो 2021 से अगर अपन तुलना करें तो ये अपन ने 478 किलो वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो वृक्षावरण में तो वृद्धि हुई है, लेकिन वनावरण में कमी हुई है। समझ में आई कहानी, है ना। चलिए, यहाँ पर अपन कुछ अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जैसे कुल अभिलिखित जो वन क्षेत्र है उसका 32,869 वर्ग किलोमीटर में है। वनों और वृक्षों की आच्छादित कुल क्षेत्र आपका 8% है, ये मैंने आपको बता ही दिया। 3.16 और 4.86 दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपका लगभग 8% बनेगा ये। जो झाड़ी वाला एरिया याद रखना, झाड़ी क्षेत्र, जिसको स्क्रब एरिया भी कहा जाता है अंग्रेजी में, ये जो झाड़ी क्षेत्र है ये 1.60% के आसपास है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। चलिए, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सर्वाधिक एवं न्यूनतम आपके वनावरण वाले जिले कौन से हैं, वो आपको रैंकिंग दे रखी है यहाँ पर, कि सबसे ज्यादा आपके वन कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है, वो आप लिस्ट पूरे आपको ध्यान में होना चाहिए। तो सर्वाधिक वनावरण वाले जिले क्षेत्रफल के आधार पर, कौन सी ज्यादा, क्षेत्रफल के आधार पर, यहाँ जिलों का घटता हुआ क्रम, जिसको अपन अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और हिंदी में अपन अवरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, है ना। तो यहाँ पर घटता हुआ क्रम दे रखा है। तो यहाँ पर पहले नंबर पे कौन है आपका, उदयपुर, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कितना वर्ग किलोमीटर है, 2766। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर है आपका अलवर, 1198। फिर प्रतापगढ़, 996। फिर चित्तौड़गढ़, 988। फिर 12,975। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा वनावरण कहाँ पर है, उदयपुर, उदयपुर के बाद में अलवर, अलवर के बाद में प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़, फिर आपका 12। अब यहाँ पर ये आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको अगर ये याद ना होना तो भी काम थोड़ा चल जाएगा, लेकिन आपको इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए। उदयपुर, अलवर, फिर आपका प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़, फिर आपका 12। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस याद हो जरूर होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए, न्यूनतम वनावरण वाले जिले की अगर आपको पूछे तो क्या बताओगे, तो मैंने कहा फिर आपको बताना है चूरू। सबसे पहले सबसे कम जो है आपका वो चूरू में है भाई, है ना। चूरू के बाद आपका ये बढ़ता हुआ क्रम है, सबसे कम चूरू में, फिर हनुमानगढ़ में उस चूरू से थोड़ा ज्यादा है, जोधपुर में फिर उससे ज्यादा, श्रीगंगानगर में उससे ज्यादा, और फिर दौसा में, इनसे सबसे ज्यादा दौसा में आ जाएगा इनके अंदर, है ना। ये बढ़ता हुआ क्रम है, ये घटता हुआ क्रम था। तो चूरू में 62.73 वर्ग किलोमीटर ही है ना। हनुमानगढ़ में 92, जोधपुर में 111, फिर श्रीगंगानगर में 113, और फिर दौसा में 121। ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है, ये घटता हुआ क्रम है, दोनों आपकी सीक्वेंस पता होनी चाहिए। चलिए, अब वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले जिले, ऐसे जिले जहां पर कमी आई है वनावरण में, 2021 में और 23 में वर्सेस देख रहे हैं अपन, है ना। तो 2021 में जितना था उससे 2023 में कम हो गया,
कमी वाले जिले देखेंगे कि भाई 2021 में मान लेते हैं कि वहां पर 8 था, तो अब वहां पर 5 ही है या फिर 6 ही है, तो कम हो गया ना। तो ऐसे कमी वाले अपन जिले क्या है देख रहे हैं। आइए देख लेते हैं। तो 2021 की तुलना में 2023 में जिन जिलों में वनावरण सबसे ज्यादा घटा है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले नंबर पर है 12। 12 में कितना घट गया भाई? क्लास ले रहा हूं मैं। 12 में कितना घट गया? 12 के अंदर आपका 33.29 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है 12 के अंदर। 21 से 23 के में कंपेयर करें तो, है ना। फिर बात करें प्रतापगढ़, 30.79 वर्ग किलोमीटर। अजमेर 18.34 वर्ग किलोमीटर। आपका बीकानेर 14.85 और चूरू के अंदर 11.74 किलोमीटर। तो ये आपका वर्ग किलोमीटर, ये आपकी कमी वाले हो गए। अब वनावरण में वृद्धि सबसे ज्यादा कहां हुई है 2021 और 23 के कंपेयर में, है ना। वो देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा सिक्कर में हुई है भाई, है ना। सिक्कर में यहां पर हुई है 19.14 वर्ग किलोमीटर आपका वनावरण बढ़ा है 2021 के कंपेयर में 23 के अंदर। बाड़मेर, है ना, 19 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। अलवर 16.39 बढ़ा है। फिर उदयपुर 12.46 बढ़ा है। जैसलमेर आपका 11.46, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपकी जहां पर बढ़ा है वनावरण, है ना, ये अपन देख रहे हैं। ये 2021 और 23 के अंदर कंपेरिजन अपन ने देखा। अब अपन आगे और बढ़ते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 और 24 के अंदर आई है, उसके आंकड़े के अनुसार ये अपन देख रहे हैं। अत्यधिक जो सघन वन है, वीडीएफ का मतलब है वेरी डेंस फॉरेस्ट। क्या मतलब है? वेरी डेंस फॉरेस्ट। और हिंदी में मतलब हो जाएगा अत्यधिक सघन वन, ठीक है। क्षेत्रफल आपका तो 223 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। प्रतिशत की पूछे तो 0.07%। सामान्य जो सघन वन क्षेत्र है ना, उसका एमडीएफ मतलब आपका मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना क्षेत्रफल, कितना है एमडीएफ का, कितना क्षेत्रफल है आपका 4237 किलोमीटर, है ना। और ये आपका प्रतिशत है 1.24%। फुल एवन, है ना, जो आपके डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा एक आपका 12,087 किलोमीटर, है ना, वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत है 3.53%। कुल वनावरण जो आपका हो जाएगा वो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 16,548 वर्ग किलोमीटर और 4.84 आपका हो जाएगा। ये तो हो गया वनावरण। और इसमें अगर अपन जोड़ देंगे आपका वृक्षावरण, तो वो हो जाएगा 3.16% के आसपास। तो क्या हो जाएगा आपका 8% के आसपास आ जाएगा। इसमें अगर अपन झाड़ी और जोड़ दें, झाड़ी का पर जोड़ दें झाड़ी क्षेत्र का, तो 1.60 टोटल मिला के आपका 9.60% आपका आपका टोटल आपका फॉरेस्ट एरिया हो जाएगा राजस्थान के अंदर, है ना। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया। कुल झाड़ी क्षेत्र आपका 5476 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। प्रतिशत 1.60 किलोमीटर। यहाँ पर आपको पूरा दिखा रखा है। अत्यधिक सघन क्षेत्र पूछे आपको 0.007%। सामान्य पूछे 1.24%। फुल एवन पूछे तो 3.53% के आसपास हो जाएगा। और इस टोटल ये झाड़ी वाला हो जाएगा आपका 1.60%। इधर भी वो दे रखा है आपका, कैलकुलेट अपन करेंगे इस सारे को, कैलकुलेट कर लेंगे का आंसर आ जाएगा। चलिए इसके आगे थोड़ा और बढ़ते हैं अपन। चलिए ये ऑलरेडी अपन समझ लिया है, लेकिन फिर भी अपन समझ लेते हैं। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण अपन देख रहे हैं, आइए। तो मैंने कहा आरक्षित वन कौन से होते हैं, ऑलरेडी अपन समझ चुके हैं। रिजर्व फॉरेस्ट किसको कहा अपन ने? तो रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं अपन क्षेत्रफल व प्रतिशत 36 पॉइंट, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। रिजर्व फॉरेस्ट की बात अपन कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्षेत्रफल और प्रतिशत की बात करें अपन, तो 36.99% है इसका। और 12,176 वर्ग किलोमीटर ये आपका एरिया जो है वो कवर करता है। आरक्षित वन, आरक्षित वन कौन सा हो जाएगा? जहां पर आप कुछ नहीं कर सकते भाई, आपकी लकड़ी काटने, पशु चारण वह पर पूर्ण पूर्ण प्रतिबंध लगा रहता है। आपका बैन है यहाँ पर। आप न तो पशु चारण करवा सकते हो, पशु को नहीं चला सकते, ना यहाँ पर लकड़ी काट सकते हो। यह जलवायु की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आपके आरक्षित वन जो है वो जलवायु की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। इधर अपन आए तो फिर आ जाएगा अपने रक्षित वन या फिर आपके संरक्षित वन भी कह सकते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। क्षेत्रफल व प्रतिशत की बात करें तो 56.51% के आसपास इनका क्षेत्रफल है। और ये अगर किलोमीटर में पूछे तो 18,588 वर्ग किलोमीटर आपका क्या है इसका एरिया है। विशेषता क्या है? वन विभाग की अनुमति से लकड़ी कटाई व पशुचारण किया जा सकता है। यह राजस्थान की सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाने वाले वन है। सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर है आपका अवर्गीकृत वन, ये अनक्लासिफाइड आपका फॉरेस्ट है। इसको भी कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है कि ये किस कैटेगरी में जाएगा।
तो ये कब सबसे कम यही है। क्षेत्रफल और प्रतिशत की बात करें तो 6.50% ही है, 2105 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है। विशेषता क्या है, वन विभाग का नियंत्रण होता है यहाँ पर भी, लेकिन कटाई और पशुचारण की स्वतंत्रता होती है, पशुचारण और कटाई की स्वतंत्रता यहाँ पर होती है। ये सबसे कम क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कर लिया, इसके आगे का अपन करेंगे अगले पार्ट में। और अगले पार्ट में ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, वन और वनस्पति, फिर एक पार्ट अपन करेंगे जिसमें अपन वन अभ्यारण्य कर रहे होंगे, वो अपन अलग से टॉपिक बना लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, होपफुली आपको समझ में आएगा, समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर्स के अंदर, लाइव चाहिए रिकॉर्डेड चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए अपन तेरा नाम मस्त रहना। ओके।